जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कीम छो, वड़क्कम, खम्बा घड़ी, खुरुम जारी, खुमनो छिबई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही हमारे चैनल एडुटेनमेंट बाय हर्ष के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, भाग 5 को शुरू करेंगे, जिसमें हमें द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सरकार के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, ये शुरू कहाँ से होता है? तो आपको पता है हम लोग भाग 4 का यानी आर्टिकल 51 का तक पढ़ चुके हैं। तो अब ये उसके आगे यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा? आर्टिकल 151 में खत्म होगा। जी हाँ, लगभग 100 अनुच्छेद हमें इस भाग में पढ़ने हैं। ठीक है, भाग 5 में हमें आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक पढ़ना है। जी हाँ, ये संविधान का बहुत बड़ा भाग है और बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जिस भी बंदे को भाग 5 नहीं समझ में आएगा उसे भाग 6 कतई नहीं समझ में आएगा। इसलिए संविधान का भाग 5 संघ सरकार की बात करता है, संविधान का भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता है कि इसमें सबसे संवैधानिक मुख्य पदों की चर्चा इसी भाग में। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद तो हमें पढ़ना ही है, पूरा संविधान ही हमारा अलग है, अद्भुत है, सबसे बड़ा है। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारतीय संविधान है। तो हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को पढ़े। उसके बाद आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़े। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़े। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़े। आर्टिकल 51 का काम है हमने मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ा। अब हम आर्टिकल 52 से 151 के बीच में संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे तो राष्ट्रपति स्टार्ट होगा। जी हाँ, संघ सरकार का सबसे पहला टॉपिक जो होगा उसमें हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जैसे ही पढ़ लेंगे उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जैसे ही पढ़ लेंगे मंत्रिपरिषद आ जाएगा। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उनको पढ़ लेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो अटॉर्नी जनरल आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें संसद पढ़ना पड़ेगा। संसद में ही हम लोग लोकसभा राज्यसभा को निपटा देंगे। उसी में हमें संसद का सत्र 17वां देखना है, जिसमें हम बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ लेंगे। उसी में हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे और कोरम आ जाएगा और कैबिनेट सचिव और सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। संयुक्त अधिवेशन आ जाएगा और आगे बढ़ेंगे। धन विधेयक, वित्त विधेयक पढ़ना पड़ेगा। उसी में हमें संविधान संशोधन विधेयक भी पढ़ना है। उसी में हमें साधारण विधेयक के बारे में पढ़ना है। आगे आएंगे तो संसद का प्रोसीजर यानी कि संसद की कार्यवाही को पढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश आ जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 151 तक में हमने कंप्लीट करते करते सीएजी आ जाएगा। जी हाँ, आर्टिकल 148 में किसकी चर्चा है? सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जी हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो यहाँ तक आते इतनी सारी पदों के बारे में पढ़ना है, इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। किसमें? तो संघ सरकार। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति को पढ़ना। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक में राष्ट्रपति की चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक। अब लगभग 10 अनुच्छेद है जिसमें हमें लगातार राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो अगर हमें कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए कि ये 10 अनुच्छेद याद करना आसान हो, क्योंकि किसी भी वनडे एग्जाम में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट अनुच्छेद देखें कि अनुच्छेद 52 में क्या है भाई? तो राष्ट्रपति का पद। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का पद है? तो भाग 5 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 52। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए अगर हमें ट्रिक मिल जाए, ठीक है, कोई छोटी सी, तो आसान हो जाएगा याद करना। तो उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक हमें एक ट्रिक पता है जिसका नाम है पकानी कोका दुयो दशमरी। एक छोटा सा वाक्य आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा अनुच्छेदों को याद करना। समझाना काम मेरा है, लेकिन आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का अध्यक्ष है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति को न्यूनतम कोटा के तहत मत प्राप्त होने चाहिए। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 57 में कोई भी राष्ट्रपति के पद पर दोबारा क्या कर सकता है? निर्वाचन यानी चुनाव में भाग ले सकता है। आर्टिकल 58 क्या कहता है भाई? तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है, आर्टिकल 59 तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति बन सके। आर्टिकल 60 तो क्या कहेगा भाई? तो राष्ट्रपति को शपथ। आर्टिकल 61 तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 62 तो राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त है तो 6 महीने के अंदर उस पर चुनाव होना चाहिए। देखिए 10 अनुच्छेद, 1 मिनट नहीं लगा, आपको गिना दिया। ठीक है, तो समझाने के लिए तो ये लंबी क्लास चलेगी, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इस अनुच्छेद से रिलेटेड तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इस एक सेंटेंस को याद करके। क्या? पकानी कोका दुयो दशमरी। ठीक है, पकानी कोका दुयो दशमरी। आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक को ही पढ़ेंगे। ठीक है, 10 आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करें, चलिए। बहुत गर्मी है आज, तो सबसे पहले आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। जी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है? तो आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में। ये कहाँ से लिया गया भैया? ये
ब्रिटेन से लिया गया है। जी हाँ, ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब ये ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम क्या अंतर है वो बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया आपको याद रखना है, ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन में एक महारानी का पद होता है, जस्ट लाइक इंडिया में राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक है। जिस प्रकार से वहाँ की महारानी की जो रिस्पेक्ट है, जो ओहदा है, वही ओहदा हमारे यहाँ राष्ट्रपति का है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, क पकानी में का क्या कहता है, कार्यपालिका, कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष, ठीक है। संघ की कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष। अब कार्यपालिका क्या होती है, पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि यहाँ यूज आएगा उसका, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष, वो भी औपचारिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष तो है वो, हमारी सरकार का अध्यक्ष है कौन, सारे डिसीजन वही लेगा, ठीक है, सब कुछ वही करेगा, उसके सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तब भी वो औपचारिक है, क्यों, क्योंकि उसे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैबिनेट से अगर कोई भी बिल पास होकर जाता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से, तो उसे साइन करना पड़ेगा ही, ठीक है, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। उसमें उसे अपने विचार का यानी अपने विवेक का यूज करने का अधिकार नहीं है, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता, ठीक है। जो काम होगा सिग्नेचर अंतिम में उसी का होगा, उसके सिग्नेचर के बिना कोई भी जो बिल होगा वो अधिनियम यानी एक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या होता है भाई, संघ की कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री, ठीक है, वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री, औपचारिक अध्यक्ष तो आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक औपचारिक अध्यक्ष है, उन्हें साइन करना पड़ेगा किसी भी बिल पर। अगर प्रधानमंत्री जी कोई भी नियम कानून बनाते हैं, ठीक है, और उसे कैबिनेट से पास करा करके इनके दरवाजे तक पहुंचाते हैं, तो उस बिल पर इन्हें साइन करना ही पड़ेगा। इसलिए वास्तविक अध्यक्ष कौन है, बात सभी किसकी मानेंगे, पीएम की, ठीक है। सारा काम कौन करेंगे, इनके पास शक्तियों का थैला होता है, ठीक है, लेकिन उनका यूज ये नहीं कर पाते, ये है हमारा संविधान, ठीक है। सारी शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति यूज नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसीलिए जो हमारे यहाँ के पीएम होते हैं वो क्या है, शासनाध्यक्ष हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं वो क्या है, राष्ट्राध्यक्ष हैं। राष्ट्र के तो सबसे बड़े वही है, लेकिन क्या वो शासन कर रहे हैं, नहीं भाई, शासन कौन कर रहा है, पीएम, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था जहां शासन अध्यक्ष कोई और हो और राष्ट्राध्यक्ष कोई और हो, तो उस जगह को या उस व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, संसदीय। और जहां पर शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष एक ही होते हैं, वहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, ठीक है। जैसे आप यूएसए की बात कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पर जो बाइडेन है इस समय, वही क्या है, राष्ट्रपति हैं, वही वहां के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, वही वहां के शासनाध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो उस देश को हम क्या कहेंगे, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। वहां की व्यवस्था कैसी है, अध्यक्षात्मक, और हमारे यहाँ की व्यवस्था संसदीय है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 52 प से है राष्ट्रपति का पद, का से है आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का अध्यक्ष, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन कैसे होता है वो बताते हैं। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन सबसे पहले आपको बता दें कि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है भाई, तो ऐसा चुनाव जिसमें जनता डायरेक्ट वोट ना करे, जनता अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट वोट ना करे, ठीक है, तो वैसा चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि से हुआ चुनाव, यानी अप्रत्यक्ष विधि से होने वाला चुनाव होता है। जैसे हम लोग हमारे यहाँ से जो सांसद या विधायक खड़े होते हैं, हमको डायरेक्ट जाके क्या करते हैं, वोट देते हैं। ईवीएम पर, मशीन पर डायरेक्ट क्या करते हैं, वोट देते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने डायरेक्ट मेथड से उन्हें वोट किया, ठीक है, यानी वो प्रत्यक्ष विधि का चुनाव हुआ। लेकिन कभी आपने सुना है कि आपने राष्ट्रपति को वोट दिया, नहीं, अरे आप दे ही नहीं सकते राष्ट्रपति को। कभी आप राज्यसभा के सदस्यों को वोट देते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन आप लोकसभा के सदस्यों जिन्हें आप एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और जो विधायक होते हैं जिन्हें आप एमएलए कहते हैं, उन्हें आप वोट देते हैं। गांव के प्रधान जी को आप वोट देने जाते हैं, पर्चा भरने जाते हैं, ठीक है। पर्चा में हम लोग पर्चे में साइन करके उसमें आपको जिसको देना होता है उसको दे सकते हैं। ये प्रधान जी के चुनाव की व्यवस्था है, ठीक है। ये आगे आएगा भाग 9 में, तो वहां पढ़ाएंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। सॉरी, अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है, तो अप्रत्यक्ष विधि में जनता अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट वोट नहीं करती, बल्कि उसने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर क्या करेंगे, वोट देंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव तो निर्वाचन आयोग करवाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो लोग भाग लेते हैं, ठीक है, अब हम लोग तो भाग लेंगे नहीं, लेकिन जो जो सदस्य भाग लेते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है, निर्वाचक मंडल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भाग कौन लेते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, आपको पता है विधायिका के बारे में। विधायिका हमारे यहाँ 2 तरीके से, राज्यों में जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल, और संघ में जो विधायिका है उसे संसद कहा जाता है। ये संसद हो गई, ये विधानमंडल हो गया। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल में भी 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद, पर ये हर राज्य में नहीं है, ठीक है। वर्तमान समय में केवल 6 ही राज्य में है, ठीक है। अब उसका कारण है कि जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां ही विधान परिषद होती है, बाकी विधानसभा भारत के सभी स्टेट में है, ठीक है। याद रखिए, भारत में अगर
राज्य हैं, तो इस समय विधानसभा 28 स्टेट में है। साथ ही साथ 2 भारत के केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, वहां भी क्या है तो आपको बता दें विधानसभा है। ठीक है, याद रखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, जिसमें से 2 ही ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर विधानसभा है। ठीक है, और 28 राज्यों में तो विधानसभा है ही है। तो निर्वाचक मंडल में भाग कौन लेते हैं तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद तो हर राज्य में है नहीं, तो ये यहाँ के जो सदस्य होंगे वो क्यों इसके वोट में भाग लेंगे। हमने किनको चुना है, लोकसभा के सदस्यों को चुना है, विधानसभा के सदस्यों को चुना है। ठीक है, तो हमारी ये हो गया कौन, प्रतिनिधि। तो यही प्रतिनिधि अब देंगे कि किसको वोट, राष्ट्रपति को वोट देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर जो लोग खड़े होंगे उनको ये वोट देंगे। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। ठीक है, अब देखिए वोट डालते हैं लेकिन सभी सदस्य वोट नहीं डालते। अगर मैं आपको 2019 या 2020 से पहले अगर आपको पढ़ा रहा होता तो आपको बताता कि राष्ट्रपति ही लोकसभा में आपको पता है कितने सदस्य होते हैं, अभी टोटल 543 है। और ये क्या करते हैं लोकसभा में, राष्ट्रपति क्या करते हैं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, यानी वो चुनाव नहीं होता बल्कि ऐसे ही मनोनीत कर दिया जाता है। किनको, 2 एंग्लो इंडियन को। ठीक है, ये कब की भाई, तो ये अभी नहीं है, याद रखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में कि 2020 के बाद से ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। एंग्लो इंडियन कौन थे भाई, तो जब आपको पता है अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, 200 साल तक रहे। ठीक है, तो जो अंग्रेज आए वो हमारे यहाँ की औरतों से क्या किया, शादी कर लिया। अब औरतों से जब शादी कर लिया तो लेकिन जब गुलामी हट गई वो लोग गए तो अंग्रेज तो छोड़ के चले गए। अब उनकी जो बीवियां थी वो यहीं की थी, इंडियन। ठीक है, तो उनके बच्चे क्या कहलाए, एंग्लो इंडियन। उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए वो क्या कहलाए, एंग्लो इंडियन। तो उन लोगों के लिए ये पद रखा गया था। ठीक है, मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। उसी तरह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। पर ये क्या एंग्लो इंडियन होते हैं, नहीं जी। राष्ट्रपति राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे वो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, जैसे आपका अमिताभ बच्चन की वाइफ हो गई। ठीक है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, तो इनको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र में अगर जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है तो उनको क्या किया जाता है, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। अब आपको बता देते हैं उसी तरह विधानसभा में भी 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। लेकिन 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, और उसके तहत एंग्लो इंडियन के पद को खत्म कर दिया गया कि राष्ट्रपति अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं कर सकते हैं, यानी अब तो ये कहानी खत्म। ठीक है, पहले हम आपको बताते तो एंग्लो इंडियन वाली कहानी खत्म। अब ये 12 सदस्य ही केवल मनोनीत करते हैं, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, एंग्लो इंडियन वाली कहानी खत्म। 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उनका काम खत्म, अब मनोनयन नहीं किया जाएगा उनका। ठीक है, अब ये 12 सदस्य ही केवल राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। देखिए, अब राष्ट्रपति ने इन्हें मनोनीत किया है, इन्हें अपने रेफरेंस पे लाया कि भाई ये ठीक आदमी है। आप बताइए, अगर हम इनको निर्वाचन में शामिल कर लेंगे तो दोहरा व्यवहार नहीं हो जाएगा। ये किसको वोट देंगे, जिस राष्ट्रपति ने इन्हें चुना है। मान लीजिए वही राष्ट्रपति अगले चुनाव में भाग ले तब तो ये तो उसी को वोट डालेंगे, यानी कि यहाँ वो उसी राष्ट्रपति को वोट डालेंगे जिसने इनको मनोनीत किया था। ऐसा ना हो, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जिन जिन लोगों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो जो जो लोग चुन के आए हैं, यानी जिनका चुनाव हुआ है, यानी जिनका निर्वाचन हुआ है, वही सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालेंगे। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्या मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, नहीं नहीं। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे बता दिया। अब 104वें संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन का पद खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब उनका मनोनयन नहीं होता है। तो अब आपको इतनी चीज समझ में आई कि निर्वाचक मंडल में कितने कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद क्यों नहीं भाग लेती, अरे सीधी सी बात है भैया, जब राष्ट्रपति वो भारत का है तो भारत के सभी राज्यों में अगर विधान परिषद होती तो सभी लोग भाग लेते, लेकिन अभी नहीं है। अभी केवल 6 राज्यों में ही विधानसभा है, विधान परिषद है, इसीलिए विधान परिषद को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, यानी निर्वाचक मंडल में नहीं लिया जाता है उनके सदस्यों को। जिस दिन भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद भी हो जाएगी उस दिन निर्वाचक मंडल में इनको भी जोड़ लिया जाएगा। ठीक है,
तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य भाग लेते हैं उन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब आइए, अब अप्रत्यक्ष विधि से तो होता है इनका चुनाव, लेकिन किस पद्धति द्वारा होता है, किस सिस्टम से होता है, तो आइए उसको जानते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है, एक एक आपको वर्ड समझाना पड़ेगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, एकल संक्रमणीय क्या है, ठीक है। तो वोटिंग सिस्टम राष्ट्रपति के चुनाव का क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। उम्मीद है इतने आर्टिकल, 3 आर्टिकल अभी समझ में आएंगे। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, यूके से। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। कौन कौन भाग लेते हैं, तो जो लोग कौन कौन भाग लेंगे, तो निर्वाचक मंडल में जो जो सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। निर्वाचक मंडल में होते कौन है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। क्या एंग्लो इंडियन भाग लेंगे, नहीं लेंगे। क्या मनोनीत सदस्य जो विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र से राज्यसभा में थे वो भाग लेंगे, नहीं। जब बोल दिए निर्वाचित, यानी कि जिनको हमने चुना है, जनता ने चुना है, वो जाएंगे वोट देने, ठीक है। तो और राष्ट्रपति का चुनाव होता किस पद्धति से है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। आइए अब इसको समझते हैं। तो आइए उदाहरण से समझते हैं कि क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखिए, आपको भी पता है कि आप जब भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो अब जब आप अपने क्षेत्र के किसी नेता को वोट देने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको ईवीएम मशीन दिखती है। ईवीएम मशीन में कई सारे नाम दिए रहते हैं, ठीक है, चुनाव चिन्ह दिए रहते हैं। तो उनमें से आपको किसी एक पर क्या देना रहता है, वोट देना रहता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। यहां हमें वही समझना है, क्योंकि यहां हम वोट देने खुद जनता नहीं जा रही है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में बैठे लोग देंगे, ठीक है। तो उनके वोट की वैल्यू क्या होगी, ये समझना है, ठीक है। और यहां हम जब ईवीएम मशीन पर वोट देने जा रहे थे, तो हम एक ही कैंडिडेट को वोट दे रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होगा कि जो भी एमएलए या एमपीज, भाई लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, तो वो एमपीज होंगे, और विधानसभा में बैठे हैं तो एमएलए हो जाएंगे। तो वो लोग जब वोट देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब वो वोट देंगे, तो वो एक ही कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते। उन्हें प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि पहले इस कैंडिडेट को वोट देना है, फिर, ठीक है, समझिएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यही है कि हम प्रायोरिटी वाइज, ठीक है, वोट करेंगे, लेकिन सबको वोट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, आप जब कहीं शादी में जाते हैं तो बहुत सारे खाने वहां पर वैरायटी में लगे होते हैं, तो क्या आप किसी एक खाने को ही खाते हैं, ठीक है भाई, वहां तो 56 तरह के भोग होते हैं, तो आपको सब कुछ लेना रहता है। लेकिन सबसे पहले आप वो उठाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि नहीं, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज ही वोट देना सभी कैंडिडेट को, राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन सभी को वोट देना प्रायोरिटी वाइज, वही है क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। इस चीज को अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यहां हम वोट की वैल्यू को भी समझेंगे। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव है और उसके लिए कैंडिडेट नॉमिनेट हुए। एक है राजू, एक है श्यामू, एक है रामू, एक है सोनू। ये 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब भाई इनको वोट देना है, और वोट देंगे कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देंगे, ठीक है, यानी एमएलएज और एमपीज वोट देंगे। तो मान लीजिए कोई कहीं का एमएलए या एमपी वोट देने आ रहा है, ठीक है, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं कह सकता। मान लीजिए एक कोई बंदा है, ठीक है, वो एमएलए भी हो सकता है, एमपी भी। अब वो आया वोट देने, तो वो क्या करेगा, जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करता है उसको वो सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, ठीक है। उसके बाद उससे कम, मान लीजिए वो श्यामू को थोड़ा कम पसंद करता है तो उसे वोट देगा। उसके बाद वो सोनू को वोट देगा, और उसके बाद मान लीजिए वो राजू को वोट दिया, सबको वोट। यही है। देखिए, अगर आप अभी ईवीएम पर वोट देने जाते हैं तो आप पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को वोट देके चले जाते हैं, आप वहां सब पे बटन ना दबा देते, ठीक है। लेकिन यहां देख रहे हैं, हमने वोट दिया, लेकिन प्रायोरिटी वाइज दिया, प्राथमिकता के आधार पर दिया। हमें जो सबसे अच्छा कैंडिडेट लगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए बढ़िया कैंडिडेट है, तो हमने रामू को वोट दे दिया। उसके बाद हमें श्यामू पसंद है, उसको वोट दिया। उसके थोड़ा कम हमें सोनू पसंद है, और उससे राजू, ठीक है। अब एक बी कैंडिडेट आया, एमएलए या एमपी हो सकता है, उसने वोट दिया। उसने क्या किया भाई, इसको 3 नंबर पे रखा, और इस बार 1 नंबर पे इसने भी रामू को ही पसंद किया, और इन्हें इसने 4 नंबर दिया, और इन्हें 2। इस बार सोनू को ज्यादा पसंद किया किसने, बी वाले ने, और सबसे ज्यादा अभी भी ए को भी रामू ही पसंद है, बी को भी। सी वाला आया, ठीक है। सी ने क्या किया कि सबसे पहले रामू को रखा, और श्यामू को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रामू को, और इनको चौथे नंबर पे। देख रहे हैं, इनको तो कोई पहले नंबर पे रख ही नहीं रहा है,
यानी खत्म कहानी है। और चौथे कैंडिडेट डी आते हैं। डी ने भी वोट दिया और इन्होंने किसको दिया, रामू को दे दिया, ठीक है। और उसके बाद रामू को दूसरे नंबर पे रखा, श्याम को तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे सोनू को। इसी तरह करके टोटल लोकसभा में जितने निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, राज्यसभा में जितने निर्वाचित सदस्य होंगे, साथ ही साथ विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य होंगे, वो लाइन बाय लाइन वोट करेंगे, ठीक है। और इस तरह राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बता दें लगभग 11 लाख वोट पड़ती है, ठीक है, 11 लाख वोट, ठीक है। और इसमें आधे से ज्यादा जो पा जाएगा वो क्या हो जाता है, 5.5 लाख के ऊपर जो भी पा गया जीत गया, वही क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। तो अब देखिए, अब गिनती होगी, क्या होगी, मतगणना, वोटों की गिनती, ठीक है, जिसे कहेंगे मतगणना, ठीक है। अब ये इसमें सबसे पहले उन वोट्स को गिना जाएगा जो प्रायोरिटी के आधार पर एक नंबर पे रखे गए हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है प्रथम चरण की मतगणना। पहला चरण होगा और मतगणना स्टार्ट होगी और उसमें देखा जाएगा कि राजू को किन किन लोगों ने, कितने लोगों ने एक नंबर पर प्रायोरिटी दी है। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 सी और डी वालों ने, तो 2 इनको मिले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। फिर दूसरे में देखा जाएगा इनको तो 0 मिला, इनको किसी ने प्रायोरिटी नहीं दी पहले। और इसमें देखिए 1 नंबर वाले में तो 2 इनको भी मिला और इसमें सोनू को 0। तो आप देख रहे हैं ये दोनों कैंडिडेट तो किसी लायक ही नहीं, इनको तो किसी ने प्रायोरिटी दी ही नहीं है। इसका मतलब है प्रथम चरण की मतगणना से ये डिसाइड हो गया कि श्यामू और सोनू तो कोई मतलब के है नहीं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में अब हट गए क्योंकि उनकी वोट ही उतनी नहीं मिली या उनको किसी ने प्रायोरिटी दी ही नहीं है, ठीक है। तो अब बचे कौन, राजू और रामू। राजू को भी जो प्रथम चरण की मतगणना थी उसमें दो वोट, अब देखिए आप वहां 2 वोट तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो 2 वोट इनको भी उसी हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर मिले, 2 इनको भी, ठीक है। तो अब अगले यानी चरण की, अब चूंकि यहां बराबर है इसलिए अगले चरण यानी द्वितीय चरण की मतगणना होगी, ठीक है। और द्वितीय चरण की मतगणना में अब 2 नंबर पे कितने की प्रायोरिटी मिली, तो देखेंगे ये है रामू, इनको एक जगह पे और इनको नहीं मिला, जीत दर्ज हो गई। दूसरे चरण की मतगणना में पता चल गया कि रामू हमारे क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है सभी को वोट देना प्राथमिकता के आधार पर, जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे पहले, उससे कम। अनुपातिक, प्रोपोर्शनल आप बांटिए सबको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको जगह रखिए, अपने दिन में सबको जगह दीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसके लिए तो नंबर 1 है। तो आपको पता है इसका रिजल्ट प्रथम चरण में, मान लीजिए अभी द्वितीय चरण में मिला होता तो हम तृतीय चरण की मतगणना करते, तृतीय में ना होता तो चतुर्थ चरण की मतगणना करते, ऐसे करते चले जाते। और जब तक हमें एक कैंडिडेट ना मिल जाता हम ये गणना चालू रखते, ठीक है। हमें द्वितीय मतगणना में ही पता चल गया, द्वितीय चरण की मतगणना में कि रामू को क्या मिला है, ज्यादा वोट मिला है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 2 कैंडिडेट पहले से ही बाहर हो गए थे तो अब इसका क्या होगा, देखिए एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि ये जो 2 कैंडिडेट बाहर हुए इन्हें कुछ वोट मिला होगा, ऐसा तो है नहीं कि 0 वोट पे आ गए, इन्हें भी वोट मिला है। इन्हें जो वोट मिला होगा वो वोट किनको दे दिए जाएंगे, जो जीता हुआ कैंडिडेट है रामू को, जी हाँ, जीते हुए कैंडिडेट को वोट उनके दे दिए जाएंगे। समझिएगा, जीत किसकी दर्ज हुई द्वितीय चरण में, रामू की। 2 कैंडिडेट पहले ही बाहर हो चुके थे क्योंकि इनको किसी ने प्राथमिकता के आधार पर वोट नहीं मिला, ठीक है। तो ये कैंडिडेट प्रथम चरण की मतगणना से ही बाहर हो गए थे। इनके जो वोट थे वो अब किसको दे दिए जाएंगे, तो रामू को। इसी को क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बांटा जाता है, एकल संक्रमणीय के आधार पर जो लोग वोट में यानी जो बाहर हो चुके हैं उनके वोट को क्या किया जाएगा, इनके वोट से मिला दिया जाएगा ताकि जो इनकी जीत हुई है वो भारी मतों से जीत हो जाए, ठीक है। अब जैसे कहीं पर 200 वोटों का अंतर आ रहा है और उसी में इन दोनों के वोट मिला दिए गए, जीत का जिसको जीत मिली है अगर उसकी वोट उसके मिला दिए गए, मान लीजिए 2000 वोट, तो आप कितने से जीतोगे, 2200 वोटों से जीतोगे। समझ रहे हैं, जीत में अंतर आ गया। तो जीत को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए एकल संक्रमणीय पद्धति का यूज करते हैं, ठीक है। बस इसका यही काम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बांट देना और एकल संक्रमणीय के आधार पर जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनके वोट को लेकर जीते वाले कैंडिडेट में मिला देना। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, आर्टिकल 54 में है। अब देखिए, आप जानते हैं कि एमएलए वोट दे रहा है, एमपी वोट दे रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि एमएलए या एमपी जो वोट दे रहे हैं वो उनके वोट की वैल्यू कितनी होगी? भाई एक जनता जब वोट देती है, एक इंसान जैसे मैं वोट देने जाऊंगा तो मेरे वोट की वैल्यू भी 1 वोट के बराबर रहेगी। चाहे हम मानी साहब वोट देने जाएं किसी कैंडिडेट को तो एक उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। लेकिन एमएलए या एमपी जाएंगे तो उनकी क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटर होते हैं, एक पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। यानी मान लीजिए एक सांसद जो खड़ा हो रहा है वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद आ रहा है, 10 लाख की एक क्षेत्र में जो जनसंख्या होगी उस पर एक क्या आ रहा है? सांसद आ रहा है, यानी कि उसके वोट की वैल्यू 10 लाख
निर्धारित करेंगे, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर, यानी कि हमारे वोट की वैल्यू और एक सांसद के वोट की वैल्यू में अंतर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि एक सांसद की वैल्यू, एक वोट की वैल्यू क्या होती है और एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि वो हमारी तरह आम आदमी तो है नहीं। ठीक है, जानते हैं मुन्ने मवाली है, लेकिन उनके वोट की वैल्यू है क्योंकि कई सारी जनता ने मिलकर उन्हें वहां तक पहुंचाया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो समझते हैं कि एक एमएलए का वोट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग समझते हैं। फॉर्मूला क्या है? एमएलए का एक वोट। ठीक है, तो वो राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बटा कुल एमएलए, उस राज्य में टोटल कितने एमएलए हैं, गुणे 1000। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, या तो मेरे साथ बोलते रहिए, याद हो जाएगा। सिंपल है, एक एमएलए का वोट कितना होता है भाई, तो राज्य की कुल जनसंख्या जितनी टोटल पॉपुलेशन है उस स्टेट की अपॉन कुल एमएलए यानी टोटल एमएलए इनटू 1000। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक एमएलए के वोट के लिए, अब चूंकि हम लोग यूपी में रहते हैं तो यूपी की विधानसभा का जिक्र करते हैं। देखिए आपको भी पता है यूपी की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो लगभग 22 करोड़ जनसंख्या, 70। ठीक है, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 22 करोड़ इस राज्य की जनसंख्या है और यहां कुल एमएलए कितने हैं, तो 403 है। ठीक है, यूपी की विधानसभा में कितने एमएलए हैं, 403 और गुणे 1000 काट दीजिए। ठीक है, और इसको जब काटेंगे तो लगभग ये 545 आएगा। ठीक है, ये हो गई एक एमएलए की का जो वोट का वैल्यू है वो है। लेकिन सोचिए ये तो यूपी में है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है तो यहां पास इसकी वैल्यू ज्यादा ही है। लेकिन जिस स्टेट में जनसंख्या कम होगी वहां के एमएलए का वोट का वैल्यू कम होगा। क्या जितने वोट की वैल्यू यूपी के एमएलए की होगी, क्या उतने ही वोट की वैल्यू त्रिपुरा के एमएलए की होगी? नहीं होगी। क्या केरल के एमएलए की? थोड़ी कम। लेकिन यूपी, ठीक है, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ महाराष्ट्र, ये जितने बड़े स्टेट हैं, ठीक है, वहां जहां की जनसंख्या ज्यादा है वहां विधायक भी ज्यादा है। विधायक ज्यादा है तो उनके वोट की वैल्यू भी वेरी करती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि 2-3 राज्य मिला के टोटल इसका 3-3.5 लाख वोट कंप्लीट कर देते हैं। आपको बताया भी कि राष्ट्रपति के चुनाव में 11 लाख वोट पड़ती है, जिसमें से अभी आपको बता दें ये तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू है। अब जरा इसी का मल्टीप्लाई 403 से करते हैं क्योंकि कुल एमएलए का निकलना है भाई। एक एमएलए का वोट, एक पेन 5 रुपए की तो 10 पेन 50 रुपए की। उसी तरह एक एमएलए का वोट 545 तो 403 एमएलए का वोट तो 545 गुणे 403 और ये लगभग आता है बाबू 2,20,000। ठीक है, इतना वैल्यू हो गया। ठीक है, केवल और केवल यूपी का। अभी इसमें बिहार शामिल करेंगे, ठीक है, बंगाल शामिल करेंगे, पूरे के पूरे जितने भी आप स्टेट हैं उनको शामिल करेंगे तो टोटल एमएलए को मिला के जो उनका वोट आता है टोटल वो 5.5 लाख आता है। ध्यान रखिएगा, कुल एमएलए का पूरे भारत में अगर आप कुल एमएलए का वोट मिला देंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो लगभग कितना आता है, 5.5 लाख। तो हमें यह पता चल गया कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होगी, त्रिपुरा के लिए अलग होगी, असम के लिए अलग होगी, महाराष्ट्र के लिए अलग होगी, मुंबई के लिए, सॉरी आपका केरला के लिए अलग होगी, कर्नाटका के लिए अलग होगी। समझ रहे हैं, हर स्टेट के लिए अलग अलग वैल्यू होगी उसके एमएलए की, क्योंकि जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं एमएलए का तो देखिए, अब एमपी के वोट का वैल्यू देखते हैं। तो अब देखते हैं एमपी की वोट की वैल्यू क्या होती है। तो मान लीजिए एक एमपी है तो एक एमपी का जो वोट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जैसे हमने अभी एमएलए के वोट के लिए निकाला कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल एमपी गुणे 1000। हर राज्य के लिए अलग अलग वैल्यू निकलेगी। हमने यूपी का निकाला जहां की जनसंख्या जो थी वो 22 करोड़ थी, ठीक है, और वहां कितने एमएलए थे, 403 थे। ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू निकल के आई थी 545 एक एमएलए की। इस हिसाब से अगर आप 403 एमएलए की वैल्यू निकालेंगे तो 2,20,000 आ रही थी। उसी हिसाब से अब एमपी का निकालते हैं। ठीक है, अब एमपी है, बैठेंगे कहां, संसद में बैठेंगे, तो संसद में जो एमपी बैठते हैं उनके वोट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, संसद तो एक ही है, तो आइए देखते हैं। तो टोटल एमएलए का जितना वोट था, ठीक है, टोटल वोट ऑफ एमएलए, ठीक है, बटा टोटल एमपी। ध्यान समझिए, कुल सांसद के एक वोट की वैल्यू उतनी होगी जितना कि कुल पूरे भारत देश में जितना विधायकों ने वोट दिया, बट कुल एमपी यानी कि जितने भी सांसद हैं। तो आपको पता है सांसद कितने हैं, अरे 543 उसके मिला दीजिए लोकसभा के और 245 आप राज्यसभा से मिला दीजिए, लगभग 750 आएगा। ठीक है, और कुल अभी अभी पता चला था कुल वोट आपको बताया थे 5.5 लाख पड़ता है। ठीक है, 5.5 लाख पड़ता है भाई। तो एक एमपी के वोट की वैल्यू देखते हैं कितना आएगी। तो आप अगर इसको डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, ये आप देखेंगे तो लगभग आएगा ये 733।
दशमलव में कुछ करके आएगा तो हम कंप्लीट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और ये तो हो गई भाई एक एमपी की वैल्यू, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू हो गई। लेकिन हमें तो 750 की चाहिए ना, तो टोटल अगर आप निकालेंगे यानी 750 एमपी के वोट का वैल्यू निकालेंगे आप, तो वो भाई 733 गुणे 750, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, ये भी लगभग 5.5 लाख ही आएगा, ठीक है। यानी पूरे देश में एमएलए, राष्ट्रपति के चुनाव में जितना एमएलए का वोट पड़ता है लगभग उतना ही एमपी का भी वोट पड़ता है, ठीक है। एमपी के वोट की वैल्यू भी उतनी होती है। तो टोटल अगर राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देख लिया हो तो 5.5 लाख प्लस 5.5 लाख इज इक्वल टू 11 लाख वोट लगभग पड़ रही है, ठीक है। अब ये कम भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 11 लाख पर्टिकुलर 11 लाख ही पड़ेगा। आपको भी पता है कई लोग वोट देने जाते हैं, आप में से कुछ लोग वोट देने जाते हैं, कुछ नहीं जाते। उसी तरह वो सांसद विधायक भी सब ठूसे रहते हैं पैसा, ठीक है, जनता का पैसा, हराम का पैसा ठूसे रहते हैं, तो दुनिया भर की उनको बीमारी भी रहती है, तो सब नहीं जाते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चुनाव का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया। सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। दूसरी चीज, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तीसरी चीज, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने जो सदस्य भाग लेते हैं उन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है, तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल एमएलए बटे 1000। एक एमपी की वोट की वैल्यू क्या होती है भैया, तो कुल एमएलए के वोट बटे कुल एमपी, ठीक है। इतनी चीजें हमने इसमें पढ़ी। अब आर्टिकल आगे बढ़ते हैं। तो पकानी देख लिया है, अब कोका से शुरू करते हैं। 52 में राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, ठीक है, निर्वाचन। अब देखते हैं कोटा, न्यूनतम कोटा। आइए समझते हैं कि आर्टिकल 55 क्या कहता है। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा होता है उस कैंडिडेट को कम से कम इतने वोट तो मिलने चाहिए कि उसे हम गिनती कर सके, ठीक है। तो न्यूनतम कोटा ही वो लिमिट है। अगर उतने वोट से कम वोट किसी भी कैंडिडेट को मिलते हैं तो उसके वोट की गिनती नहीं की जाएगी, यही कहता है न्यूनतम कोटा। अब न्यूनतम कोटा कैसे पता चलेगा, तो जितना भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, वोट पड़ा, जितना भी मतदान हुआ, यानी टोटल वोट बटे कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो अभी आपको गिनाए थे राजू, रामू, श्यामू, सोनू, ठीक है। तो टोटल 4 कैंडिडेट, यानी कुल प्रत्याशी कितने कैंडिडेट भाई खड़े हुए, प्लस 1 और होल पूरे का 1, ठीक है। तो न्यूनतम कोटा से वोट की वैल्यू निकालने का फंडा क्या है कि मिनिमम कितने वोट होने चाहिए, तो कितने उस साल वोट पड़े, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोट पड़े बटे कुल प्रत्याशी प्लस 1 पूरे का 1, ठीक है। तो इसमें हमने अभी आपको टोटल 3 फॉर्मूले पढ़ा दिए। देखिए इसमें कभी भी वैल्यू निकालने का नहीं आएगा कि आपसे किसी स्टेट का वैल्यू निकालने की, एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होता है या एमपी की वोट का वैल्यू कितना होता है। फॉर्मूले कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी था। एमएलए के वोट का वैल्यू कितना था, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल एमएलए गुणे 1000। एमपी की वोट का वैल्यू कितना था, तो कुल एमएलए के वोट बटे कुल एमपीज। अब न्यूनतम कोटा के तहत देखिए, न्यूनतम कोटा के तहत अभी आपको पता चला था कि टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग 11 लाख वोट पड़ते हैं, लेकिन मैंने भी आपको बता दिया कि जरूरी नहीं कि हर साल 11 लाख वोट ही पड़े। ये बताया गया है कि 11 लाख वोट पड़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वोट उतना ही पड़े। तो कट कटा के हम समझ लेते हैं कि 10 लाख वोट पड़े, ठीक है, 10 लाख वोट पड़े राष्ट्रपति के चुनाव में। और कुल प्रत्याशी, मान लीजिए कुछ जो एमपी एमएलए होते हैं वो बीमार भी हो जाते हैं तो या एक्सपायर कर गए, तो उनके वोट की वैल्यू कम होगी, घटेगी। और कुल प्रत्याशी कितने थे भाई, 4 खड़े हुए थे, रामू, राजू, सोनू और श्यामू, प्लस 1 और होल 1। देखिए अब ये 5 आ जाएगा और ऊपर 20 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, देखिए ये आएगा 5 से काटेंगे तो 20 और बचा 4 0, तो 2 लाख प्लस 1 आ जाएगा कितना, 2 लाख 1, ठीक है, 2 लाख 1। तो आप समझ रहे हैं कि न्यूनतम कोटा के तहत इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में जिस भी कैंडिडेट को 2 लाख से कम वोट मिलेंगे उस कैंडिडेट के वोट की गिनती ही नहीं की जाएगी। देख रहे हैं, ये अपने आप में राष्ट्रपति के लिए एक बेइज्जती की बात है। जो लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि अगर वो 2 लाख से कम वोट पाते हैं तो उनकी गिनती नहीं की जाएगी। तो और बेइज्जती कि भाई तुमको तो पूरा वोट नहीं मिला, न्यूनतम कोटा के तहत तुमको इतना वोट नहीं मिला कि तुम्हारी गिनती की जा सके। इससे आगे जितने कैंडिडेट, यानी 2 लाख से ज्यादा जितने कैंडिडेट पाए रहेंगे वोट, उन्हीं की गिनती होगी, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और आपको बता देते हैं, जमानत जब्त एक प्रोसेस होता है जिसके तहत पर्चा दाखिल कराया जाता है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन यानी कि नाम दर्ज कराया जाता है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग के लिए एक राशि जमा की जाती है,
ठीक है, अपना नाम दर्ज कराने के लिए कि हम फला जगह से लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी गांव में कोई खड़ा हुआ, तो जमानत राशि होती है। क्या होती है? जमानत राशि। जमानत राशि यानी सिक्योरिटी मनी होती है। ठीक है, ये बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए मैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गया, हालांकि अभी बताऊंगा आपको कि एज के हिसाब से मैं जा ही नहीं सकता चुनाव के लिए, क्योंकि मेरी कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर 35 वर्ष की आयु हो जाती है तो मैं जाता हूँ चुनाव आयोग में और वहां पास अपना नाम दर्ज कराऊंगा और मुझसे राशि जमा करवाई जाएगी, यानी पैसे जमा करवाएंगे। कितना? 15,000 रुपए। ठीक है, मेरा नाम दाखिल कराने के लिए तो 15,000 जमा करेंगे। ठीक है, और अगर मुझे कुल वोट का 1/6 वोट से कम मिला तो ये लोग मेरी जमानत राशि मुझे वापस नहीं करेंगे, जब्त कर लेंगे। ये अपने आप में बेइज्जती की बात है। मान लीजिए एक गांव है, समझिएगा, एक गांव है जहां कुल 600 वोट पड़े और प्रत्येक कैंडिडेट को अगर जमानत राशि अपनी बचानी है तो इसका 1/6 चाहिए, यानी प्रत्येक कैंडिडेट जितने भी खड़े हैं, अगर किसी का भी वोट 100 से कम हुआ, कई सारे प्रधान जी खड़े हैं, गांव की जनसंख्या 600 है। ठीक है, और 600 में से हर कैंडिडेट को कम से कम कितना? 100 पाना है। ठीक है, अगर वो 99 पा गया तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसे ही कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। जब कोई प्रत्याशी कुल मतदान का 1/6 मतदान नहीं प्राप्त कर पाता है तो जो जमानत राशि वो जमा करता है उसे चुनाव आयोग द्वारा जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक राजनीतिक रूप से, एक सामाजिक स्तर पर बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। ठीक है, उसके पैसे की कोई कीमत नहीं। 15,000 क्या होता है? 5 लाख उसकी सैलरी है तो 15,000 कोई मतलब नहीं। यहाँ प्रधान के लिए, एक आम आदमी के लिए 15,000 कोई वैल्यू नहीं रखता। तो आप समझिए इन सांसद विधायकों के लिए क्या बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको न्यूनतम कोटा का मतलब समझ में आएगा। न्यूनतम कोटा का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितना वोट पड़ा है, ठीक है, कितना भी वोट पड़ा है, लेकिन आपको कम से कम इतना वोट पाना है कि आपकी गिनती स्टार्ट हो सके, आपकी वोटों की गिनती की जा सके। अगर आप 2 लाख से कम वोट पाए हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से, अभी हमने जिस हिसाब से निकाला था, ठीक है, हर बार अलग अलग होगा वोट का। ठीक है, किसी का 3 लाख से कम, तो न्यूनतम कोटा के तहत वो वोट की वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, लिमिट डिसाइड होती है कि इससे ज्यादा ही आपको पाना है। अगर इससे आप कम पाते हैं तो आपके वोट की गिनती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज समझ में आई। न्यूनतम कोटा का फॉर्मूला या तो होगा, आप लिख देते हैं, कुल पड़े मतदान, ठीक है, बटे कुल प्रत्याशी प्लस 1 और पूरे में 1 ऐड कर दीजिए। कार्यकाल भाई, आर्टिकल 56 कहता है को से कोटा और का से कार्यकाल। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना है? 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 56 तक, 52 से लेकर के आर्टिकल 56 तक को पढ़ा। ठीक है, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 53 कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 न्यूनतम कोटा के तहत राष्ट्रपति को कम से कम इतने वोट मिलने चाहिए, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है भैया? 5 वर्ष का। ठीक है, तो आज टाइम काफी हो गया है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पूरा देखा करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, और बाकी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।